नमस्कार। मिक्स जीके की श्रृंखला में ये हमारा अगला पड़ाव। तो इसमें पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 15, 16, 17, 19। देखिए, ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण किए थे? 17। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में सुल्तान शब्द लगाने वाला या सुल्तान कहलाने वाला पहला व्यक्ति भी महमूद गजनवी था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 4 ऑप्शन अपने पास है। वेहिंद का आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण और नारायणपुर का आक्रमण। तो देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था सोमनाथ पर आक्रमण। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1025 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। कहाँ पर? सोमनाथ पर। और सोमनाथ पर जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है उस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम होता है। लेकिन भीम प्रथम है वो महमूद गजनवी के आने की खबर पाकर लड़े बगैर ही वहाँ से भाग जाता है और इस प्रकार महमूद गजनवी यहाँ से अतुल धन संपत्ति लूटकर ले जाता है। तो इस प्रकार महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना गया है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि गुजरात में है। अगला हमारा प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आए विद्वान अल बरूनी ने जो रचना लिखी है वो रचना किताब उल हिंद है। अल बरूनी की यह रचना अरबी भाषा के अंदर लिखी गई है और 11वीं शताब्दी के एक दर्पण के रूप में इसे देखा जाता है। ठीक है, तो अगला अपना है, भारत में सिजदा और पेबोस प्रथा किसने प्रारंभ की? इसमें ऑप्शन दे रखे अपने को, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन होगा बलबन। देखिए, सल्तनत के शासक बलबन ने ईरानी या फारसी परंपराएं अपने दरबार में शुरू की थी, क्योंकि बलबन ने अपने आप को अन्य शासकों से अलग दर्शाने के लिए अपने आप को ईरान के अफरासियाब वंश का वंशज बताया या अफरासियाब वंश से आपको जोड़ा। और सिजदा और पेबोस ये गैर इस्लामिक परंपराएं थी, इनको दरबार में लागू किया। सिजदा का मतलब है दंडवत प्रणाम करना शासक को, और पेबोस का मतलब होता है या पाबोस का मतलब होता है उसके पांव को चूमना। इसी के साथ साथ यहाँ बलबन ने दरबार में नवरोज उत्सव की भी शुरुआत की, जो कि एक फारसी त्योहार था। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। देखिए, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की देन है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी है उसकी सेना बहुत विशाल थी और इतनी बड़ी सेना को नगद वेतन वो दिया करता था। तो इस नगद वेतन को वो अपने सैनिकों को देता था, तो दिल्ली के जो लोग थे उनको भी उसके विचारों का या उनके कार्यों का फायदा मिला, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने सैनिकों को कम वेतन में संतुष्ट रखने के लिए बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी और बाजार में हर चीज का मूल्य उसने नियंत्रित कर दिया था। तो इसलिए सैनिकों को चीजें आसानी से कम पैसों में उपलब्ध होती थी, इसलिए उनका जो वेतन था वो उनको कम नहीं लगता था। लेकिन वही भाव या वही दाम या वही मूल्य दिल्ली के लोगों के लिए भी काम करते थे, इसलिए दिल्ली के लोगों को भी इसका अच्छा खासा फायदा हुआ था। इस प्रकार बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो देखिए, तोतीय हिंद या हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, क्योंकि सल्तनत के कई शासकों का काल देखने वाला इतिहासकार हुआ है अमीर खुसरो, जिसने भारत के बारे में अनेक बातें लिखी हैं। ठीक है, इसलिए तोताए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट है,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। ठीक है, और दिल्ली से जब दौलताबाद स्थापित की थी तो इसका कारण ये था कि दौलताबाद लगभग शासन के मध्य में था, इसलिए वहां से सभी दिशाओं की ओर नियंत्रण करना आसान था। लेकिन वहां की आबो हवा और वहां के जो हालात थे वो दिल्ली की जनता को पसंद नहीं आए और अंत में उनको वापस दिल्ली भी आना पड़ा था। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना एक प्रकार से असफल योजना हो गई थी। अगला प्रश्न है, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की, पुर्तगाल। देखिए, किताब उल रहला का लेखक था मोरक्को निवासी इब्न बतूता। कौन था? मोरक्को निवासी इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता है, उसकी जो प्रमुख रचना है किताब उल रहला, उसमें भारत के बारे में बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। देखिए, दीवान ए अमीर को ही नामक जो विभाग था उसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, और दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग से संबंधित एक विभाग था। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन के अंदर परिवर्तित करने के लिए अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उसकी योजना का सही तरीके से कार्यान्वयन नहीं हो पाया और पैसा जाया चला गया था। हालांकि उसकी योजना कमजोर नहीं थी कि बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला जाए, लेकिन उसने उसको सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। अगला हमारा प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। देखिए, सल्तनत के शासकों के अंदर जो पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था वो सुल्तान था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को देखो कई अलग प्रकार के शौक थे। एक तो उसे दासों का बहुत शौक था, और सल्तनत काल के अंदर सर्वाधिक दास किसके पास थे? सर्वाधिक दास फिरोज तुगलक के पास ही थे। दीवाने बंदगान नामक एक विभाग इसके लिए अलग से बनाया गया था। साथ ही साथ प्राचीन स्मारकों इमारतों की मरम्मत कराने का भी इसे शौक था। और फिरोज तुगलक की जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, मेरठ स्तंभ लेख है, जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली ले गया था। नेक्स्ट, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक है वो सल्तनत काल के शासकों में सर्वाधिक शिक्षित और पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसे इतिहास के अंदर पागल बादशाह या अंतर विरोधों का मिश्रण के नाम से पुकारा गया है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो जो योजनाएं चलाई थी वो सब योजनाएं असफल हो गई। ठीक है, हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की कोई भी योजना ऐसी नहीं थी जो यदि सही ढंग से लागू की जाती या सही तरीके से उसको कार्यान्वित किया जाता तो वो असफल हो जाए, ऐसी कोई योजना नहीं थी। और ये सभी योजना ऐसी थी जो समय के साथ अच्छी और बेहतर परिणाम दे सकती थी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यह रही कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर धैर्य की कमी थी, और साथ ही साथ वो इन योजनाओं को ढंग से कार्यान्वित भी नहीं करवा सका, और अगर अपन एक शब्द में कहें तो इसका भाग्य ही खराब था। इस प्रकार आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारे ये मिक्स जीके की श्रृंखला पसंद आ रही है। यदि हमारी ये जीके की श्रृंखला पसंद आ रही है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।